हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिनेंथ्रीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब फिनेंथ्रीन में बेसिकली इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक तो फिनेंथ्रीन का सिंथेसिस का मेथड डिस्कस करने वाला हूँ कि फिनेंथ्रीन को कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है ना। तो पहले क्या करता हूँ, मैं एक थोड़ी सी ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इसमें और उसमें समझाता हूँ हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, फिनेंथ्रीन एक्चुअल में है क्या, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें भी मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, फिनेंथ्रीन। तो फिनेंथ्रीन में पहले सबसे पहले सिंथेसिस पे एक सिंथेसिस का एक मेथड डिस्कस करूंगा, उसके बाद कुछ और मेथड भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आज की क्लास में एक मेथड डिस्कस करूंगा सिंथेसिस का। इसका नाम क्या है अपने पास, हावर्थ सिंथेसिस। हावर्थ सिंथेसिस, ठीक है। और फिर मैं आपको ये सिंथेसाइज करने के बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। किसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा आपको, फिनेंथ्रीन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि ये नॉर्मल बेंजीन से काफ़ी डिफरेंट है। तो फिनेंथ्रीन को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो पहले तो थोड़ा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। देखिए ज़रा, आपको पता है ये अपने पास है बेंजीन रिंग। ये क्या है मेरे पास, बेंजीन रिंग। ये है बेंजीन। और हमें पता है जब ऐसे ही दो बेंजीन एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाती हैं इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, तो इसको कहा जाता है नेफ्थलीन। ये है अपने पास नेफ्थलीन। और ऐसे ही अपने पास तीन बेंजीन रिंग जब फ्यूज्ड हो जाती हैं, लेकिन वो अगर लीनियरली हो तो उसको कहा जाता है एंथ्रासीन। ये है मेरे पास एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। और अगली पॉसिबिलिटी है कि दो तो ऐसे एक लाइन में हो इस तरीके से, और जो तीसरी रिंग है वो कुछ इस तरीके से हो अपने पास। इसको कहा जाता है फिनेंड्रीन। तो मैं जो आपको जो आज कहानियाँ सुनाने वाला हूँ, वो कहानियाँ इसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। ये है अपना फिनेंथ्रीन, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं तो जब भी ऐसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, तो एक तो उनमें नंबरिंग करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ना उनसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, पहला तो ये मेथडोलॉजी आपको समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। चलिए, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इसका, C14H10। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है मेरे पास फिनेंथ्रीन का। अब देखिएगा इसमें नंबरिंग कैसे करिए। तो एकदम जो कॉर्नर वाली रिंग है उससे शुरू करते हैं। यहाँ पे लेटर सपोज मैंने 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब इस रिंग के बाद बीच वाली रिंग पे नंबरिंग नहीं करती आपको, इसके बाद दूसरी रिंग पे जाना है। ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया, ये अपने पास 8 नंबर हो गया, और ये 9 नंबर। फिर अपने पास ये बीच वाली रिंग पे आ रहा है, ये 9 और 10। तो 9 और 10 जो है ये अपने पास बीच वाली रिंग पे रहते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो यहीं पे होती है। क्यों होती है वो समझाऊंगा मैं आपको, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना, 9 और 10 पोजीशन पे होती है। वो आपसे पूछेगा स्पेसिफिकली कि फिनेंथ्रीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होती है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पोजीशन अवेलेबल होती है 1 2 3 4 पे, या 5 6 7 8 पे कंपेरेटिवली उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों होती है वो आगे समझाऊंगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या दूसरा ऐसे भी दिखाया जा सकता है। ये सेम काइंड ऑफ बात है। देखो, ये दो रिंग लगातार, और ये इसके बाद लगातार नहीं है, इधर कोने में आ गई, तो ये भी अपने पास क्या है, फिनेंथ्रीन ही है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर हो गए। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला अपने को देखना है हावर्थ सिंथेसिस। तो बेटा जब भी आपको लिखना पड़ जाए, सब्जेक्टिव एग्जाम काइंड ऑफ अगर हो, ठीक है, तो हावर्थ सिंथेसिस में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आप स्टेप्स लिखोगे कि भाई हमारे पास फिनेंथ्रीन का बनाने का तरीका जरिया क्या है, हावर्थ सिंथेसिस। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, क्लीमेंशन रिडक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है, रिंग क्लोजर उसमें स्टेप आता है, और एरोमेटाइजेशन स्टेप उसके अंदर आता है। तो मेरे पास 4 स्टेप आते हैं। 4 स्टेप कौन कौन से, ध्यान रखना, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्लीमेंशन रिडक्शन और रिंग क्लोजिंग। अब मैं आपको कुछ चीज़ें पूछता हूँ।
फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमें चाहिए होता है लुईस एसिड। क्या चाहिए होता है? लेविस एसिड। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं ले सकता हूँ AlCl3, देखने को बहुत मिलता है आपको, ठीक है। दूसरा अपने पास क्लीमेंशन रिडक्शन, तो क्लीमेंशन रिडक्शन मेरे पास देखने को मिलता है ZnHg जिंक अमलगम HCl, ठीक है। फिर रिंग क्लोजिंग वाला स्टेप रहता है अपने पास। और एरोमेटाइजेशन में क्या क्या रहता है मेरे पास, जैसे जनरली सेलेनियम हो सकता है, उसके साथ में हीट हो, या फिर DDQ मिल सकता है आपको दिया हुआ, डाई क्लोरो, जो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में DDQ पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो DDQ हो सकता है। या फिर पैलेडियम चारकोल भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो तीन चीज़ें हैं मेरे पास जो एरोमेटाइजेशन कराने के लिए हम लोग काम में ले सकते हैं, और भी हो सकती हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है अपने पास। सेलेनियम के साथ में हीटिंग कंडीशन दे दी, DDQ दे दिया, या फिर पैलेडियम चारकोल दे दिया, ठीक है। ओके, चलते हैं थोड़ा आगे, समझते हैं कि पहला मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ये जो हावर्थ प्रोजेक्शन है इसके अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं नेफ्थलीन से। किससे शुरुआत करते हैं? नेफ्थलीन से। नेफ्थलीन की जो रिएक्शन है वो हम लोग कराते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। और ये जो प्रोसेस रहता है ये क्या रहता है अपने पास? फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिएगा, समझा रहा हूँ आपको। तो नेफ्थलीन, तो सबसे पहले नेफ्थलीन में भी नंबरिंग करना सीखो। नेफ्थलीन में नंबरिंग कैसे करते हैं? ये अपने पास जनरली हम लोग 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये तरीका इसी तरीके से साइंटिफिक नंबरिंग होती है इनकी। 4 नंबर, फिर 5 ये बीच वालों पे नहीं आना, दूसरी रिंग पे आना। ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर, ये 8 है, और 9 अपने पास बीच वाली रिंग को देना है, 10 इधर वाली रिंग को देना है। इसकी नंबरिंग होगी। ये नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन के सामने अपने पास क्या है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड एक्चुअल में बनता कैसे है? सक्सिनिक एसिड से बनता है। तो जैसे जस्ट लाइक ये मेरे पास सक्सिनिक एसिड है। अब इसका यहाँ से अगर हम लोगों को वाटर कंडेंसेशन करवा दें, हम लोग ये यहाँ से वाटर मोलिक्यूल बाहर निकाल के इनको कंडेंस करवा के और इन एसिड से एनहाइड्राइड अगर हम लोग बना दें यहाँ पे, तो देखिएगा ज़रा क्या बनेगा। यहाँ पे अपने पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब सक्सिनिक एनहाइड्राइड को समझो पहले, तो ये है क्या। यहाँ पे ये जो कार्बन सेंटर है मेरे पास, इस कार्बन सेंटर को अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि यहाँ पे ये ऊपर अपने पास ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दोनों तरफ से इधर भी ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है। ऑल्दो उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं है, बट स्टिल दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है क्योंकि ये एस्टर का जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है। सॉरी, इसीलिए हमने साथ में लुईस एसिड डाल रहे हैं, जैसे AlCl3 हो गया। लुईस एसिड क्या करेगा, ये आके इसके साथ चिलेट करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा AlCl3 के साथ में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा। और अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो मोर फेसाइल होगा। तो ऐसा कुछ है। अब अटैक यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। देखो, ये हमारे पास एक और दो पोजीशन अलग अलग हैं। 1, 4, 8, 5 ये इक्विवेलेंट पोजीशन है, मतलब 1 = 4 = 5 = 8, ये अपने पास 4 इक्विवेलेंट पोजीशन है, ठीक है। दूसरी है मेरे पास 2 और 3 इक्वल है, और सिमिलरली 7 और 6 भी इक्वल है, और 9, 10 अपने आप में अलग हैं, वो दोनों इक्वल है। तो 3 टाइप की यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस हैं कार्बन की। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि 13 CNMR में, इसका अगर हम लोग 13 CNMR लें तो कितने सिग्नल आएंगे? NMR, नंबर ऑफ सिग्नल। अब NHNMR नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। 13 CNMR में कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे? तो सिग्नल अपने पास आएंगे 3, ठीक है जी, 3 सिग्नल आएंगे इसमें। तो 3 टाइप के कार्बन अवेलेबल हैं। अब 9 और 10 पे तो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी ही नहीं। यहाँ पे तो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी तो एरोमेटिसिटी भी लूज हो जाएगी और 5 बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे कार्बन के, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। तो सिर्फ मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 1 वाली या तो 2 वाली। 1 मतलब 1, 4, 5, 8 चारों इक्विवेलेंट है, 2, 3, 7, 6 चारों इक्विवेलेंट है। तो दोनों तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। जैसे लेट सपोज मैं 1 से कराता हूँ,
ठीक है। तो 1 से अगर मैं अटैक करवाऊंगा, 1 पोजीशन से मान लो अटैक करवाऊंगा इस पे, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है। अपने को पता है एरोमेटिक रिंग जो होती है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करती है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है तो यहाँ पे अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद मेरे पास क्या होगा, ये सारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, क्लोज होगा, इधर चल जाएगा। तो सी डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन आ गया, फिर उसके बाद में मतलब CH2 फिर सी डबल बॉन्ड हो, OH आ गया। अब इसका नाम भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट नाम इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेफ्थलीन है। अब नेफ्थलीन में भी जो है वो बाहर वाली रिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या करोगे यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो 4 नंबर पे क्या जुड़ा है अपने पास, ये नेफ्थाइल ग्रुप जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे 4 पे नेफ्थाइल, और 4 पे ऑक्सो भी जुड़ा हुआ है, और 1 पे ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा मेरे पास। ये इसका आयुपेग नेमिंग होगी। ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं ज़्यादा। ZnHgHCl दिया, ये अपने पास किस कौन सा रिएजेंट है, क्लीमेंशन। क्लीमेंशन ध्यान रखना, ये क्या है मेरे पास, क्लीमेंशन रिडक्शन का रिएजेंट है। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या करवाएगा ये मेरे पास, सिंपल सा काम है इसका। ये जो सी डबल बॉन्ड है इसको हटा देगा, मतलब कार्बन को तो रखेगा लेकिन यहाँ पे CH2 बना देगा। तो देखो ज़रा, ये यहाँ पे CH2 बन गया। ठीक है। तो अगर मेरे को कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना हो तो मैं यूज़ करता हूँ ZnHgHCl का। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसको क्यों नहीं करा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास कार्बोनिल मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन के सी डबल बॉन्डों को ही हटाता है। ये एसिड के सी डबल बॉन्डों को नहीं हटाता। क्यों नहीं हटाता, क्योंकि ये इधर से खुद एसिड है, एसिड एसिड के साथ रिएक्शन थोड़ी करेगा, उधर तो कुछ करता ही नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए आपको। अब चूंकि एसिडिक कंडीशन है तो इसको प्रोटोनेट कर सकता है ये अगले स्टेप में। अब प्रोटोनेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहाँ पे डेल्टा प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बेंजीन फिर से यहाँ पे अटैक कर सकती है। ठीक है, फिर से यहाँ पे अटैक कर सकती है। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, अब मेरे पास ये वाली चीज़ बन के आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके सॉरी यहाँ से हाँ मतलब इससे आगे स्टेप में दिखा रखा है, या तो डायरेक्टली अटैक भी करा सकते हैं क्योंकि HCl तो था ही यहाँ पे, या फिर रिंग क्लोजिंग स्टेप में HFH2SO4 ले सकते हैं। HFH2SO4 लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको PPA लिखा हुआ मिल सकता है। PPA क्या होता है, पोलीप्रोटिक जो पोलीफोस्फोरिक एसिड। PPA का पूरा नाम क्या है, पोलीफोस्फोरिक एसिड। मतलब ये एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है। अब एसिडिक कंडीशन से क्या होगा, क्या यहाँ पे एसिडिक कंडीशन से होगा सिर्फ यहाँ पे ये कि जो OH मोलिक्यूल है ये H2O प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे अटैक करता हुआ अपने को नजर आएगा। फिर 6 मेंबर्ड रिंग ऊपर बन जाएगी। अब आपको फीलिंग आ रही होगी थोड़ी थोड़ी कि यहाँ से मैं 6 मेंबर्ड रिंग तो मैंने बना दी, बस अब मेरा काम क्या है यहाँ पे, अब मेरा काम सिर्फ ये कि सी डबल बॉन्ड को अगर मैं किसी तरीके से हटा दूँ और यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो काम बन जाएगा। वो काम कैसे होगा, तो पहले मैं अगर मैं फिर से इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करा सकता हूँ। यहाँ पे आप वुल्फ किस्नर भी करा सकते हैं जिसमें NH2 KOH ले सकते हैं, लेकिन क्लीमेंशन यहाँ पे बेटर हो सकता है, वुल्फ किस्नर भी बराबर की बात है। तो ये हमने ले लिया ZnHgHCl, सी डबल बॉन्ड से CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब एरोमेटाइजेशन कराना है, एरोमेटाइजेशन में क्या क्या अपन काम में ले सकते हैं, तो पैलेडियम चारकोल यूज़ कर सकता हूँ मैं, जैसे अभी शुरुआत में भी बताया था आपको मैंने। एरोमेटाइजेशन में पैलेडियम चारकोल यूज़ कर सकता हूँ, या फिर सेलेनियम के साथ में हीट, सेलेनियम अकेला भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर सेलेनियम ऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, या फिर अपने को DDQ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये कुछ रिएजेंट है, ये क्या करते हैं, एरोमेटाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, एरोमेटाइजेशन करवाते हैं। तो अपनी जो रिंग है वो फेनेंथ्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मैंने समझाया आपको, एक तरीका था फेनेंथ्रीन को बनाने का। हमने क्या क्या समझा, फेनेंथ्रीन में नंबरिंग कैसे करते हैं, सिमिलरली नेफ्थलीन में भी नंबरिंग कैसे होती है, फिर एक एंथ्रासीन के बारे में भी कभी हम लोग पढ़ेंगे। अब फेनेंथ्रीन बन गया, उसके बाद में और भी कुछ मेथडोलॉजी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ आपको कि फेनेंथ्रीन में रिएक्शंस कैसे होती हैं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे इसको समझना होता है। तो देखो, फेनेंथ्रीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, फेनेंथ्रीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, एंड टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है इसके पास। आप काउंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो भी आप बता सकते हो। 14 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, देखो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, छः, सात, सात पाई बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 14 के लिए अगर आप लगाएंगे 4n+2 का रूल, 4n+2 इक्वल टू 14, 14 अगर दिया हुआ है मेरे पास, तो एन की वैल्यू डेफिनेटली आपको 3 रखनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी 14 आएगा। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। तो ऐसे में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देखिएगा, समझाता हूँ आपको। ये पहली स्ट्रक्चर मान लो आपके सामने है। अब इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, देखो ये वाली जो रिंग है वो आपको नजर आ रही है कैसी, बेंजीन की जैसी, तो इसको लिखूंगा, ये बेंजेनोइड फॉर्म है तो बी लिखा। ठीक है, अब देखो ये बीच में बेंजीन जैसा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल है, तो ये बेंजीन नहीं दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं नॉन बेंजेनोइड फॉर्म। तो ये कैसी है, नॉन बेंजेनोइड है। ठीक है, ये कोने वाली कैसी है, बेंजेनोइड। तो अपना पहला स्केलेटन कैसा बन रहा है, इसमें है बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड, अगेन बेंजेनोइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एरो है इस तरीके से घुमा रहा हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के आगे शिफ्टिंग हो गई, ये और आगे शिफ्टिंग हो गई, और ये और आगे शिफ्टिंग हो गई। ध्यान रखना यहाँ पे कभी भी आपको चार्ज क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सारे सिमेट्रिकल स्केलेटन है, इसमें चार्ज क्रिएशन नहीं होगा। तो दूसरा ये जब करूँगा तो दूसरा ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इसमें क्या चेंजेस है, इसमें ये चेंजेस है अपने पास कि देखो ये मेरे पास बेंजेनोइड है डेफिनेटली, ये भी कैसी है, बेंजेनोइड है, लेकिन बीच वाली अभी भी मेरे पास कैसी है, नॉन बेंजेनोइड है। लेकिन इस नॉन बेंजेनोइड और उस नॉन बेंजेनोइड में फ़र्क है अपने पास। ये दोनों को हम लोग कहेंगे एनर्जी में इक्वल है, ये सिमिलर है, सेम नहीं है, इनको क्या बोला जाएगा, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर बट नोट सेम। नोट सेम मतलब इनका अपने रेजोनेटिंग हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहेगा, बट ये अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट होंगी। समझ आ रही है बात मेरी, क्या कह रहा हूँ। ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो दो काउंट होंगी, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द केस ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड वो सेम होगा। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। अब मान लो ये वाले आपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रोटेट करवा दिया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एंड दिस पाई बॉन्ड लाइक दिस। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी जो दिख रही है आपको, इसमें देखो ये भी बेंजेनोइड फॉर्म है, ये भी बेंजेनोइड फॉर्म है, एंड दिस वन इज ऑल्सो बेंजेनोइड फॉर्म, तो तीन बेंजेनोइड फॉर्म आ गई। अब ये जो बीच वाली बेंजेनोइड फॉर्म बनी है, इसमें जो तीन पाई इलेक्ट्रॉन है इनको इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं आप। ठीक है, जब ऐसे ही रोटेट कराएंगे तो अगली अपने पास ये स्केलेटन बनेगा। अब इसमें भी क्या है मेरे पास, इसमें ये वाली बेंजेनोइड फॉर्म है, दिस इज नॉन बेंजेनोइड, एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉन बेंजेनोइड फॉर्म। ठीक है, अब मान लो आप क्या करवा रहे हो, एक रिंग से दूसरी रिंग में अगर करवाओगे तो क्या हो सकता है, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी बन सकती है अगली, कि ये मेरे पास बेंजेनोइड है, ये भी बेंजेनोइड है, और ये भी बेंजेनोइड है, लेकिन ये वाली मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये तीन के बराबर है। तो आई थिंक ये और ये अगर आप देखेंगे, देखो ये और ये क्या है, सेम है मेरे पास, सेम। तो ये दो काउंट नहीं करनी है, टोटल चार ही स्ट्रक्चर होंगी आपकी, ये काउंट आपको फिर से नहीं करनी है। तो अगर आपको पूछा जाए कि फेनेंथ्रीन की नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी टोटल, तो क्या बताएंगे आप, फोर। देयर इज फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फोर में हमने पास पहली दूसरी सिमिलर काइंड की है, और तीसरी चौथी तीसरी अलग है। तीसरी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करूँ तो तीसरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद में पहली और दूसरी इक्वल है, और फिर अपने पास है चौथी। ठीक है, ऐसा है, और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड दिखा दिया। अब मेन पॉइंट जो आता है अपने पास, जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन है वो कौन सी पोजीशन पे होगी, तो उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। Phenanthrene is an aromatic and hence undergo characteristics reaction of compound that is electrophilic substitution reaction। बिल्कुल ठीक है अपने पास कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो वो तो देगा ही, लेकिन देगा कौन सी पोजीशन है उसके बारे में समझते हैं। तो देर आर थ्री डिफरेंट इन दिस कंपाउंड वेयर मोनो सब्सटीट्यूशन कैन बी placed at alpha, beta and gamma. This can be decided on the basis of loss of resonance energy। ये इंपॉर्टेंट बात है, कैसे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी सब्स्टिट्यूशन ऑफ थ्री डिफरेंट पोजीशंस।
तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्फा बीटा पोजीशन लेफ्ट एन एथिलीन रिंग इंटैक्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट बात। देखो ये नंबरिंग करी थी हमने अब अल्फा बीटा हम लोग एक्चुअल में बोल किसको रहे हैं वो समझने की ज़रूरत है। ये जो 1 वाली पोजीशन है इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, ये 2 वाली इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, और ये जो 9 10 है इसको अपन बोल रहे हैं गामा पोजीशन। ठीक है, 9 10 को गामा बोल रहे हैं, अल्फा बीटा इनको उसको गामा। तो मान लो आप 1 पोजीशन पे करा रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 पोजीशन पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अपना अगर हमने 2 पे जोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, देखो ये 2 बेंजेनोइड रिंग बच गई। ये कैसी फॉर्म है, बेंजेनोइड, इसमें 2 बेंजेनोइड रिंग है, 2 बेंजेनोइड रिंग है। इसमें भी कैसी है, पीछे 2 बेंजेनोइड रिंग है। अगर आपको पूछा जाए इसमें रेजोनेंस एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी में कितना लॉस हुआ वो मेरे को समझना है, तो बताता हूँ। देखो एक्चुअल में ये याद नहीं रखना आपको, जस्ट समझने की ज़रूरत है, उसके बाद में ऐसे रटना नहीं है कि कितनी किसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो फेनेंथ्रीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो मेरे पास होती है 381 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली जो नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 255.2 किलो जूल पर मोल। अब आप देखेंगे ये, देखो ये आपके पास क्या बच गया, ये एक नेफ्थलीन है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या है, एक नेफ्थलीन है। इसका मतलब फेनेंथ्रीन से मैं चला, और फेनेंथ्रीन से जब मैंने 1 और 2 पोजीशन पे, या यूँ कहूँ तो अल्फा और बीटा पोजीशन पे जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाया, तो मेरे पास पीछे एक नेफ्थलीन मोइटी इंटैक्ट रहेगी, नेफ्थलीन जो है वो बचा हुआ रहेगा। मतलब एनर्जी में लॉस कितना होगा, रेजोनेंस एनर्जी जो है अपने पास वो कितने से ड्रॉप हो जाएगी। वो पहले फेनेंथ्रीन की हुआ करती थी, अब सिर्फ नेफ्थलीन की रह जाएगी। तो फेनेंथ्रीन की 381 किलो जूल पर मोल थी अब, और नेफ्थलीन की कितनी है 255.2। मतलब लॉस एनर्जी में इतनी एनर्जी कम हो जाएगी, इतनी स्टेबिलिटी कम होगी एक तरीके से उसकी। ठीक है, एनर्जी आपको पता है रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव होती है एक्चुअल में। 125.8 किलो जूल पर मोल से ही एनर्जी इसकी जो नेगेटिव में थी वो डाउन जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग गामा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं, तो गामा पे करवाते हैं तो देखो क्या होता है। गामा मतलब जो 9 10 वाली पोजीशन है, तो गामा पे करवाने से बनता क्या मेरे पास, इस तरीके से बनता है। तो फेनेंथ्रीन की फेनेंथ्रीन ही रहती है वो पूरी की पूरी, मतलब अटैक करवा के भी दिखाऊंगा आपको। दो बेंजीन नहीं रहती है। तो एक बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो अपने पास किलो कैलोरी में 36 होती है अराउंड, और अगर किलो जूल पर मोल में बात करूँ तो 150.6 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। 2 बेंजीन की डबल हो जाएगी। तो अब एनर्जी में लॉस कितना हुआ, लॉस ये हुआ कि फेनेंथ्रीन की 381 थी, तो 381 में से ये हटा दूंगा 301.2, तो सिर्फ लॉस जो है वो एनर्जी में 79.8 का ही हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लॉस कम है एनर्जी में। लॉस ये वाली पोजीशन गामा पोजीशन जो है अपने पास 9 10 पोजीशन है, ये ज़्यादा फेवरेबल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेनेंथ्रीन में जो अटैक है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जो अटैक है वो कौन सी पोजीशन पे होगा, तो आपको क्या बताना डायरेक्टली, 9 और 10 पोजीशन में। क्यों होगा वो रेजोनेंस एनर्जी की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। द क्लोरीनेशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट CCl4, तो यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इस पे कराओ उस पे कराओ एक ही बात है। ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं हम लोग, ब्रोमीन यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन आप करा सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OCl AlCl3, तो C से COCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, 9 एसिटाइल फिनेंथ्रीन बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, 9 ब्रोमोफिनेंथ्रीन। इसको क्या बोलेंगे, 9 फ्लोरोफिनेंथ्रीन। 9 कैसे है, ये नंबरिंग का तरीका है। नाइट्रेशन करा सकते हैं, नाइट्रेशन का क्या रिएजेंट होता है, HNO3 H2SO4, जिसको अपन नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। और यहाँ से कौन सा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो आता है NO2 प्लस, ये हमारे पास यहाँ से होता है रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, तो NO2 मेरे पास यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 9 पे नाइट्रोफिनेंथ्रीन, इसका 37% ये यील्ड रहती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अपने को 3 नाइट्रो, ये कुछ स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पे कुछ सही नहीं दिखाया गया है। ठीक है, मतलब 9 10 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये याद रखें आप तो। ठीक है अब सल्फोनेशन में थोड़ा सा समझो। सल्फोनेशन में थोड़ा सा अलग है। सल्फोनेशन में क्या अलग है, नाइट्रेशन को भी थोड़ा डिस्कस करूंगा फिर से। सल्फोनेशन में आ जाओ एक बार।
सल्फोनेशन में क्या है, H2SO4 यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर ओलियम यूज़ कर सकते हैं, ओलियम भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। SO3H यहाँ से जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये 9-10 पोजीशन पे नहीं जुड़ता है। इसका थोड़ा सा अलग सीन है। क्यों होता है ऐसा एक्चुअल में? क्योंकि सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन बहुत ईजी होता है। सल्फोनेशन से SO3H ग्रुप का जुड़ना भी आसान होता है, हटना भी आसान होता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा काइनेटिकली कंट्रोल्ड तरीके से जाती है, सॉरी थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल तरीके से जाती है। आपको डायरेक्टली याद रखना है इसमें या तो 2 पोजीशन पे बोल सकते हो आप, ठीक है, मतलब 2 पोजीशन पे जुड़ जाता है, इस तरीके से 2 पे बोलो, या ये से बोल सकते हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, हमें पता ना 1 और 4 तो सेम ही है, तो ये बोलो, एक ही बात है। हाँ, तो ये वाली पॉसिबिलिटी इसमें बन जाती है। सल्फोनेशन का अलग से याद रखना आपको कि इसमें थोड़ा सा अलग होता है, इसमें 9-10 पोजीशन पे नहीं जाता है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम क्रोमेट हो सकता है मेरे पास, है ना, और जोन्स रिएजेंट वगैरह आपने सुने होंगे। क्रोमियम ऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसमें जोन्स रिएजेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो सकता है, वो तो काफ़ी बल्कि भी होता है। लेकिन हम अगर बात करें NO2 Cr2O7 एसिटिक एसिड, तो इनका काम क्या होता है अपने पास, ये जो 9-10 पोजीशन है, एक्चुअल में रिएक्टिव पोजीशन कौन सी है, 9-10, तो 9-10 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ऐसे ऑक्सीडाइज करता है। बाकी दो साइड बेंजीन रिंग इंटैक्ट रह जाएगी। अब अगले स्टेप में हम लोग फिर से ये यूज़ कर सकते हैं H2O2 एसिटिक एसिड में यूज़ करें, तो क्या होता है अपने पास, ये वाला बॉन्ड अभी टूट जाएगा और इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो ये डाई फेनिक, ये बन जाएगा अपने पास डाइफेनिक एसिड, ठीक है। अब मान लो यहाँ से एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, देखो मान लो यहाँ पे भी मेरे पास सब्सटीट्यूशन होता, मान लेता हूँ यहाँ पे भी कुछ सब्सटीट्यूशन होता, आर यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन होता, लेट अस सपोज आर, तो ये आर आर सब्सटीट्यूशन यहाँ पे आता, ये आर आर सब्सटीट्यूशन अभी यहाँ पे भी होता, ये आर आर सब्सटीट्यूशन अगर यहाँ पे होता, तो अब आप इस चीज़ को देखो कि ये जो मोलिक्यूल बना है, इस मोलिक्यूल में यहाँ से अपने पास ये अगर हम लोग देखेंगे, इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये हमारे पास इस कायरल एक्सिस के अलोंग एक्सियल कायरलिटी एग्जिस्ट करेगी। इसमें क्या एग्जिस्ट करेगी, एक्सियल कायरलिटी, काफ़ी गहरी बातें बोलना, ध्यान से समझते हुए चलना। एक्सियल कायरलिटी मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ये पूछा जा सकता है आपके इस तरीके से अगर क्वेश्चन अच्छा बने तो। कायरल मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ये काम सेम ओजोन से भी कराया जा सकता है, O3H2, अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, ओजोनलिसिस भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव एक रिडक्टिव, तो जैसे अगर रिडक्टिव ओजोनलिसिस जिंक वगैरह Me2S यूज़ कर रहा हूँ तो CHO में बन जाएगा, अगर ऑक्सीडेटिव कर रहा हूँ तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर रिडक्शन, सोडियम के साथ में आइसोपेंटेनॉल अगर मैं यूज़ करूँ, सोडियम के साथ आइसोपेंटेनॉल से क्या हो जाता है अपने पास, सॉरी, सोडियम के साथ आइसोपेंटेनॉल से ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन देता है और इसके हेल्प से ये हो जाता है। फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव अपने पास, ये इसका नाम जो नाम दिखा रखा है फिनेंथ्रा क्विनोन बोलते हैं इसको, फिनेंथ्रा क्विनोन बोला जा सकता है, ध्यान रखना। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये अपने पास सारा चीज़ें समाप्त होती हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में सिंथेसिस का एक रूट देखा हमने, हावर सिंथेसिस, और जो फिनेंथ्रीन एक्चुअल में जो बन गया उसमें कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। बेसिकली 9-10 पे होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सल्फोनेशन और नाइट्रेशन में थोड़ा सा अलग होता है। सल्फोनेशन में 1-2 या 1-3 वगैरह पे भी हो सकता है, होता ही है, मतलब सल्फोनेशन में तो बेसिकली। और ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी अगली सिंथेसिस को और किसी अगले पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड को, और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप थोड़ा सा बताते रहें कि कैसा चीज़ें एक्सप्लेनेशन में कैसे जा रही है और कैसा आपको समझ आ रहा है, तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।